हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है जय प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना। और यह चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि यह आपका 8 नंबर का चैप्टर है। ठीक है ना, यहाँ से लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है आपको। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है ना, तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसे मान के चलते हैं कोई जीव है तो उसको जीवित रहने के लिए बहुत सारी क्रियाओं की आवश्यकता होती है। जैसे उसका पोषण भी है, श्वसन भी है, उत्सर्जन भी है, परिसंचरण भी है। तो ये सभी क्या होते हैं, किसी भी जीव के लिए या जीवित रहने के लिए, किसी भी जीव के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया भी गया है, जैसे कि पोषण। जैसे कोई जीव होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो पोषण करता है, अर्थात भोजन ग्रहण करता है। तो भोजन ग्रहण करने के बाद उस भोजन का क्या होगा, पाचन होगा, डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन होने के बाद फिर क्या होता है, उससे कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है और कुछ उससे ग्लूकोज है और भी मटेरियल्स बनते हैं। ठीक है ना, तो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको उत्सर्जन, एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और जबकि जो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज हमारी सेल्स के अंदर बन जाता है। ठीक है ना, सेल्स में आ जाता है ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है, अब इस ग्लूकोज का विखंडन होगा। तो विखंडन किसके द्वारा होगा, जो शोषण के द्वारा हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे ना, उस ऑक्सीजन के द्वारा इस ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है। तो विखंडन होने के बाद क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, जो हमारे शरीर की क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। तो इस तरीके से एक प्रक्रम चलता है। क्या चलता है, एक प्रक्रम चलता है जिसके द्वारा कोई भी जीव समस्त क्रियाओं को, या कह सकते हैं अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीने में सफल हो पाता है। तो वो किसके द्वारा हो पाता है, वो आपके जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के द्वारा ही हो पाता है। ठीक है ना, तो ये पूरा प्रक्रम है, ये क्या है, पूरा प्रक्रम है। समझ में आया। तो जैव प्रक्रम की डेफिनेशन क्या हो गई, जीवधारियों को जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को, जितनी भी जो क्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि आपका न्यूट्रिशन है, उत्सर्जन है, रेस्पिरेशन है, ये सभी क्या है, क्रियाएं। तो ये सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है इन सभी क्रियाओं को। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपके में। ठीक है ना, नेक्स्ट है पोषण, न्यूट्रिशंस क्या होता है। ठीक है ना, तो न्यूट्रिशन हमारे शरीर को अनुरक्षण, इसे बोलते हैं मेंटेनेंस करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शरीर को मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए क्या करती है, मेंटेनेंस रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पोषण से प्राप्त होती है। ठीक है ना, वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। ठीक है ना, तो और यही पोषण किसी भी जीव के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि वृद्धि के लिए भी आवश्यकता हुआ, किसी भी जीव की वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए, उसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पोषण की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, अब आगे हम बात करें कि जो आपका न्यूट्रिशन है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, स्वयंपोषी पोषण, इसे होते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, और एक होता है विषमपोषी पोषण, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानें। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी पर्यावरण में उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कि CO2 है, जल है आदि से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें इस प्रकार की पोषण की विधि में कोई भी जीव होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता, वो स्वयं बनाता है। ठीक है ना, इस सरल कार्बनिक पदार्थों की सहायता से, जैसे CO2 है, जल है, इनकी सहायता से वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो इस विधि को स्वयंपोषी विधि कहते हैं। लेकिन ऐसे जो जीवधारी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्वयंपोषी
कहलाते हैं, ठीक है ना। तो स्वयंपोषी पोषण में क्या होता है, वह विधि जिसमें जीव पर्यावरण में उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थों को उपयोग करता है और भोजन है वो स्वयं बनाता है। तो ऐसी ऐसी पोषण की विधि को क्या कहते हैं, स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीवधारी को क्या कहते हैं, स्वयंपोषी जीवधारी कहते हैं। एग्जाम्पल की दृष्टि से हम बात कर लेते हैं, जैसे कि सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल में भी आपके ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है इस तरीके से कि किन्हीं स्वयंपोषी पोषण वाले पौधे या जीवधारियों के नाम लिखिए, तो इस तरीके से भी ये पूछ सकता है, ठीक है ना। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वयंपोषी द्वारा बाहर से पदार्थ जैसे CO2 जल लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। जैसे एक समीकरण है, इसके द्वारा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलते हैं कोई प्लांट है या कोई बैक्टीरिया है, ठीक है ना। अब प्लांट है या बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा, CO2 को यूज करेगा और जल का यूज करेगा, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों का क्या करेगा, यूज करेगा। किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल होगा, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा H2O सरल कार्बनिक पदार्थों का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है और जल का अणु बनता है। और जो ग्लूकोज बनता है ना, इसी ग्लूकोज से उसको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, पोषण मिलता है, ठीक है ना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो इसके अंदर का जो भी घटना हुई, इस समीकरण के अंदर जो भी घटना हुई, या कह सकते हैं स्वयंपोषी पोषण में जो घटना हुई, इसमें कौन कौन सी घटना हुई, तो इसमें क्या क्या होता है वो आपको समझना है। जैसे कि बात करते हैं क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जैसे मान के चलते हैं जो हरे पौधे हैं या हर बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है। अब ये क्लोरोफिल क्या होगा कि वो प्रकाश को, जैसे ये कोई लीफ है, जैसे मान लीजिए ये कोई लीफ है, तो ये कोई लीफ है, तो ये प्रकाश को सबसे पहले क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जैसे अब ये लीफ क्या करेगी, जो प्रकाश ऊर्जा है ना, इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। किस बदल देती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। और इसका कार्य क्या होता है, इस प्रकाश का अब ये ऊर्जा क्या करेगी, जल अणुओं को, इसमें होते हैं हाइड्रोजन के अणु। किसके अणु होते हैं, हाइड्रोजन के अणु होते हैं। और यह हाइड्रोजन के अणु विखंडन हो जाता है। विखंडन होने के बाद इससे हाइड्रोजन अलग निकल जाता है और ऑक्सीजन अलग निकल जाता है। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दी हुई है लीफ की संरचना दी हुई है, ठीक है ना। तो जैसे ये क्या है, आपकी लीफ है। लीफ है तो ये एक कटी हुई लीफ है, ठीक है ना, कटी हुई लीफ है। और इसमें ये आपके बीच में जो कुछ मोटा जैसा भाग होता है ना, तो इसके ऊपर वाला भाग होता है फ्लोएम और नीचे वाला होता है जालम। आप जानते हैं कि ये क्या होते हैं, संवहन मंडल होते हैं। यह जल तथा भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, संवहन करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। अब इस लीफ का हम इतना वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है ना, इतना वाला पार्ट लेते हैं और इसको जूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। तो इसका जो ऊपरी वाला भाग होगा ना, ये वाला ऊपरी वाला, ये इसका ऊपरी वाला भाग है। तो इसके ऊपरी वाले भाग में क्या पाई जाती है, एक क्यूटिकल्स पाया जाता है। इस मोम के समान एक क्यूटिकल्स परत पाई जाती है, ठीक है ना। क्या है ये, क्यूटिकल्स हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके जस्ट नीचे, हम देखो इसकी संरचना देख रहे हैं, इसकी ये संरचना, जैसे आपने किसी भी पत्ती को इस तरीके से काटा और यहाँ से इतना वाला पार्ट लेते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर कौन सी परत है, मोमी क्यूटिकल्स है, ठीक है ना। जस्ट इसके नीचे एक होती है ऊपरी बाह्य त्वचा, इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं इसको, एपिडर्मिस। ये क्या है आपका, एपिडर्मिस, ठीक है ना। तो ये होती है ऊपरी बाह्य त्वचा। जस्ट इसके हम नीचे बात करेंगे तो इसके नीचे ही पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट। इसके नीचे क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसी के अंतर्गत
क्या होता है, हरित द्रवक पाया जाता है। क्लोरोफिल होता है वो इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे वायु कोश होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आपके क्या होती हैं, द्वार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। इन द्वार कोशिकाओं के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और नीचे होती है निचली बाह्य त्वचा, ठीक है ना। तो ये पत्ती का जो मोमी क्यूटिकल्स होता है या ऊपरी बाह्य त्वचा होती है, ये तो पत्ती का ऊपर वाला भाग है। और जो निचली बाह्य त्वचा है ये पत्ती का निचला वाला भाग है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी लीफ की संरचना बना सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा था कि किसी भी पत्ती की एक अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपका ये वाला डायग्राम आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रकाश संश्लेषण। ये देखो ये होता क्या है, जैसे मान के चलते हैं आपसे प्रश्न यहाँ से कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपका प्रश्न ये पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से पदार्थ हैं प्रयुक्त होती हैं, या कह सकते हैं उन प्रयुक्त होती हैं, या कह सकते हैं कि इस्तेमाल होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं वो आपको बतानी है। तो कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है, H2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रंध्र, ठीक है ना। अब सोचेंगे कि स्टोमेटा ये क्या है, तो स्टोमेटा की भी बात करते हैं। तो ये आपकी लीफ मैंने बताया था ना, ये वाली लीफ है। अब इस लीफ के बाहरी जो त्वचा होती है जैसे एपिडर्मिस, यहाँ पे ये छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है, यहाँ पे इस तरीके से छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्टोमेटा, पर्ण की अधिचर्म जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान जो होता है ना, वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। देखो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो अधिकांश जैसे CO2, O2 गैसों का जो आदान प्रदान है वो कहाँ से होता है, रंध्रों के द्वारा होता है, तथा इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है, अर्थात जल का क्या होता है, ह्रास होता है, ठीक है ना। अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। जैसे मान के चलते हैं, अब जैसे लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो वो क्या कर लेगा, इन छिद्रों को बंद कर लेता है, इन छिद्रों को बंद कर लेता है, और जब इसको आवश्यकता होती है तो वो इन छिद्रों को खोल लेता है। तो इस प्रकार से रंध्रों का कार्य चलता रहता है, ठीक है ना। जैसे छिद्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं का कार्य है, जिनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। आपसे पूछ सकता है अभी एग्जाम में कि छिद्रों का खुलना या बंद होना किस पर निर्भर करता है, वो आपके द्वार कोशिकाओं का कार्य होता है या इन पर निर्भर करता है, ठीक है ना। द्वार कोशिकाएं जो आपकी गार्ड सेल्स हैं में जब जल जाता है, जैसे मान के चलते हैं जल गया, जल जाने के बाद क्या होता है, ये फूल जाते हैं और रंध्र का छिद्र है वो खुल जाता है, ठीक है ना। जैसे ही द्वार कोशिकाओं में क्या जाता है, जल जाता है, और जल जाने के बाद ये फूल जाता है और क्या होते हैं, रंध्र का जो छिद्र है वो खुल जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से छिद्र होते हैं वो बंद व खुलते हैं, ठीक है ना। ये है आपके रंध्र, स्टोमेटा है। अब देखो किस प्रकार से खुलते हैं और बंद होते हैं। जैसे ये एक स्टोमेटा है, अब इस स्टोमेटा में क्या हो, जल जाएगा ना, तो जल जाएगा तो ये आपकी जो गार्ड सेल्स हैं ये फूल जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, फूल जाएंगी। तो फूल जाने के कारण क्या होगा, जो रंध्र है ना वो खुल जाएगा, इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्टोमेटा है, रंध्र है, वो इस तरीके से खुल जाता है। और ये आपकी क्या होती है, गार्ड सेल्स होती है। ये दोनों है ना सेम की आकृति की, ये आपके क्या है, गार्ड सेल्स हैं। जैसे इनमें जल जाएगा, जल या वाटर जाएगा, तो वाटर जाने के कारण क्या होगा, ये फूल जाती हैं और अंदर खुल जाता है। लेकिन यहाँ पे दर्शाया गया है कि जैसे ही जो जल है, जो आपका वाटर है ना, वो ह्रासित हो जाता है या प्रकाश की उपस्थिति में उसका बाष्पीकरण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो आपके गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाती है, इस तरीके से सिकुड़ जाती हैं। अब सिकुड़ने के कारण ही क्या होता है कि जो रंध्र हैं, जो आपके स्टोमेटा हैं, वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से द्वार कोशिकाएं के द्वारा ही रंध्रों की जो आकृति है, बोल सकते हैं रंध्रों के जो छिद्र है ना, अर्थात द्वार कोशिका के कारण ही जो रंध्र हैं वो खुलते एवं बंद होते हैं, ठीक है ना।
समझ में आ गया? तो ये है आपका खुला हुआ रंध्र और ये है आपका बंद रंध्र या स्टोमेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे विषमपोषी पोषण, ठीक है ना। तो हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे विषमपोषी पोषण हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, ठीक है ना। जीव जंतु मानव सहित, मतलब इसमें मानव भी इंक्लूड है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो दूसरों पर भोजन के लिए परोक्ष या परोक्ष या डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से निर्भर रहते हैं, ऐसे जीवों को विषमपोषी कहलाते हैं तथा इन पोषण की विधि को विषमपोषी पोषण कहते हैं। मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, विषमपोषी जीव, या इस पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, ठीक है ना, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, तो एग्जाम्पल है एक कोष के जीव, जितने भी आपके यूनिसेलुलर होते हैं जीव हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म सॉरी, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बात करते हैं अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना है, तो ये सभी क्या करते हैं, अपना जो भोजन ग्रहण करते हैं वो अपनी शरीर सतह से, शरीर की जो सतह है ना, उससे ही भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल की दृष्टि से हम लेते हैं अमीबा, ये क्या है आपका, ये आपका है अमीबा, ठीक है ना। तो ये अमीबा है, तो अमीबा के बारे में बात कर लेते हैं। तो अमीबा एक केंद्र की होता है, ठीक है ना, और अमीबा की जो आकृति होती है ना, वो निश्चित नहीं होती, ये परिवर्तित होती रहती है, ठीक है ना। अमीबा है, अमीबा की जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती, वो है परिवर्तित होता रहता है, ठीक है ना। तो ये आपका अमीबा है। अब अमीबा क्या है कि ये फूड पार्टिकल्स है, कुछ फूड पार्टिकल्स है, ठीक है ना। अब ये अमीबा क्या हुआ, इस फूड पार्टिकल्स की तरफ गति करेगा, क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स की तरफ गति करेगा, चलो ठीक है। अब गति करने के बाद अपनी बॉडी पर, अपने शरीर की सतह पर क्या करेगा, कुछ कूटपाद सीडोपोडिया का निर्माण कर लेता है। जैसे इस तरीके से ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं सीडोपोडिया, इस तरीके से सीडोपोडिया का निर्माण कर लेता है, और जो भोजन है, भोजन का पार्टिकल्स है, उसको इस तरीके से अपने अंदर ले लेता है, इस तरीके से अंदर ले लेता है, तो वो इसमें आ जाता है आपका फूड पार्टिकल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट में बताया जाए कि जो फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स है वो किस में चला जाता है, फूड वैक्यूल्स में चला जाता है ये, और किसका निर्माण होता है, फूड वैक्यूल्स, तो इस तरीके से बंद हो जाता है, और ये होती है फूड वैक्यूल्स। इस फूड वैक्यूल्स में ये फूड पार्टिकल्स चला जाता है, ठीक है ना। अब ये फूड पार्टिकल्स है, अब फूड वैक्यूल्स में तो आ गया, अब फूड वैक्यूल्स में आने के बाद यह अमीबा के कहाँ पे चला जाता है, कोशिका द्रव्य में चला जाता है। अब वो इस कोशिका द्रव्य में फूड पार्टिकल्स है वो चला जाता है, और यहाँ पे होता है बहुत सारे आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, इस फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्टिव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका अमीबा पोषण का कार्य करता है। बस आपको थोड़ा इसका डायग्राम अपने दिमाग में रखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपको इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि कभी पूछ भी सकता है आपसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो विषमपोषी पोषण है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो मानव पाचन तंत्र, ठीक है ना, मानव में पाचन तंत्र का निर्माण आहारनाल, एलिमेंट्री कैनाल एवं पाचक ग्रंथियों, जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा होता है। देखो मानव का जो पाचन तंत्र होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, पहला क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अर्थात जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा जो एंजाइम स्रावित किए जाते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यह है आहारनाल, मुख से प्रारंभ होता है और गुदा या एनस तक विस्तृत एक लंबी नलिका होती है। देखो आहारनाल या एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करते हैं, तो यह आपके मुख से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है और एनस तक यह एक विस्तृत नलिका होती है, ठीक है ना। देखो डायग्राम को समझ लेते हैं कि ये कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ पर इसका अंत होता है, ठीक है ना। तो डायग्राम में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस का, ठीक है ना, इसमें समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ। यहाँ से आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद आता है बक्कल कैविटी, जिसे बोलते हैं मुख गुहा, ठीक है ना। बक्कल कैविटी से भोजन होता हुआ फिर जाता है आपका ऑइसोफेगस में। ऑइसोफेगस देखो यहाँ पे इपीग्लोटिस होता है। क्या होता है यहाँ पे? इपीग्लोटिस होता है। जो जैसे ही भोजन आता है ना, तो वो जो फेरिंग्स है, ग्रसिका है, इसको बंद कर लेता है और भोजन कहाँ पे आ जाता है? ऑइसोफेगस में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम श्वास लेते हैं ना, तो इपीग्लोटिस इस जो फूड पाइप है, उस फूड पाइप को बंद कर लेता है और जो विंड पाइप है वो खुल जाता है, जिसके द्वारा जो हवा है वो कहाँ पे आ जाती है, या वायु है वो कहाँ पे आ जाती है? आपकी ग्रसनी में चली जाती है। तो कि ये इसका कार्य होता है। तो अब जो भोजन है वो कहाँ पे आ जाएगा? आपका ऑइसोफेगस में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? ऑइसोफेगस में आ जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या होगा? जो फूड है इस ऑइसोफेगस, तो ऑइसोफेगस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रमाकुंजन की गति पाई जाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा क्या होता है? जो भोजन है ना, और यहाँ पे होता है आपका ऑइसोफेगस स्पिंचर। क्या होता है? ऑइसोफेगस स्पिंचर होता है, जो क्या करता है? जो भोजन को वापस जाने से रोकता है। अर्थात जो आपका भोजन है ना, जैसे अमाशय में भोजन आ गया, अब भोजन अमाशय में आ गया तो वो वापस ना चला जाए, तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है आपका ये वाला, ये है आपका ऑइसोफेगस स्पिंक्चर। क्लियर है ना? अब आपका भोजन कहाँ पे आ गया? स्टोमक में आ गया, ठीक है ना। स्टोमक की बात करते हैं तो ये एक जे शेप्ड की संरचना होती है, ठीक है ना। कैसी संरचना होती है? जी शेप्ड की संरचना होती है, ठीक है ना। और जो एंजाइम्स वगैरह है वो उसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब भोजन आपका स्टोमक में आ गया। स्टोमक में आने के बाद फिर ये आपका आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपकी यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ये आपकी, ये सभी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। ये सभी क्या है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, अगर आप याद करना चाहें तो। ये होता है आपका ड्यूडेनम, जेजुनम और एक होता है इलियम, ठीक है ना। 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम थोड़ा वापस जाते हैं तो ये होता है आपका लिवर। लिवर में होता है गॉल ब्लैडर। क्या होता है? गॉल ब्लैडर। और यहाँ से एक नली निकलती है, नलिका निकलती है, जो आपका कहाँ पे खुलती है? ये आपकी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से आपका पित्त रस जाता है, पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। और ये होता है आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास से भी जो बहुत सारी वेंस जैसी संरचनाएं होती हैं इसमें से, और उसमें जो अग्नाशयी रस होता है वो भी कहाँ पे आता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जो आपके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। फिर है ना, ये भोजन है वो कहाँ पे जाएगा? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ये होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से होता हुआ यहाँ से आ गया, देखो इस नलिका के माध्यम से कहाँ पे? यहाँ पे आ गया। फिर इसके माध्यम से यहाँ पे जाएगा, फिर इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, फिर आपका रेक्टम में आता है और एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है भोजन की, ठीक है ना। किस तरीके से भोजन का पाचन होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम और विस्तार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपने डायग्राम को समझ लिया है ना, तो अब आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो भोजन है, देखो ये पार्ट भी देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनके द्वारा, जिनसे भोजन होकर गुजरता है। जैसे बात करते हैं मुख गुहा, जो आपका भोजन है ना वो आपके बक्कल कैविटी मुख गुहा में आता है, फिर आता है ऑसोफेगस में आता है, स्टोमक में आता है, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम, फिर एनस, ठीक है ना। इस तरीके से भोजन क्या करता है? गति करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बक्कल कैविटी मुख गुहा के बारे में। अब क्या होता है? जो भोजन है ना मुख के द्वारा कहाँ पे आ जाता है? ये आपका बक्कल कैविटी में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? बक्कल कैविटी में आ जाता है, ठीक है ना। भोजन मुख गुहा में आने के बाद लार ग्रंथियां इसमें क्या होती हैं? सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? मुख गुहा में पाई जाती हैं, जो लार का श्रवण करती हैं, जो भोजन को गीला एवं पाचन करने में सहायता करती हैं, ठीक है ना। तो जो लार ग्रंथियां होती हैं ना, ये आपके भोजन में छोड़ी जाती हैं। जो आपका मुख गुहा में जो भोजन है ना, वहाँ पे इसको छोड़ा जाता है। ये भोजन को एक तरीके से गीला बनाने का काम करती हैं, क्योंकि भोजन का पाचन तभी तो संभव हो पाएगा ना, जब भोजन कैसा हो जाएगा? एक तरीके से गीला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस लार में भी कुछ एंजाइम्स होती हैं जो इसमें पाचन के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब कौन सा एंजाइम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है ना। लार में 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं। देखो लार में और भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो एंजाइम्स होते हैं वो उनकी बात करेंगे, ठीक है ना।
तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो है लार एमाइलेज। कौन सा एंजाइम? लार एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, अगर आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकता है इसको, ठीक है ना। तो लार एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, ठीक है ना। यह एंजाइम्स स्टार्च यानी कि मंड को, जटिल अणु, तो ये स्टार्च या मंड है, ये क्या है? एक जटिल अणु है। जटिल अणु को सरल शर्करा या माल्टोज में खंडित कर देता है, ठीक है ना। तो जो लार एमाइलेज क्या होता है, जो आपकी स्टार्च है ना, स्टार्च को एक तरीके से शर्करा में, इसे बोलते हैं माल्टोज में विखंडित कर देता है। क्या कर देता है? माल्टोज में खंडित कर देता है। जैसे आपका स्टार्च है उसको लार एमाइलेज के द्वारा माल्टोज यानी कि सरल शर्करा में बदल जाता है। समझ में आ गया ना लार एमाइलेज, ठीक है ना। नेक्स्ट एंजाइम की बात करेंगे तो नेक्स्ट है आपका लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम। यह भोजन को जीवाणु से सुरक्षा करने का काम करता है। तो इसका सिर्फ कार्य यही होता है कि ये भोजन जो होता है ना, आपके मुंह गुहा में जो भोजन होता है उसको बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। सिर्फ इसका यही कार्य होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है ग्रसिका, ऑइसोफेगस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका? ऑइसोफेगस। अब आपका जो मुख गुहा से भोजन कहाँ पे आ जाएगा? ऑइसोफेगस में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? ऑइसोफेगस में आ जाएगा, ठीक है ना। ऑइसोफेगस, मुख गुहा से भोजन ग्रसिका में प्रवेश करता है। ग्रसिका में क्रमाकुंचन गति द्वारा, क्रमाकुंचन जो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है ना, वो इसमें पाया जाता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा भोजन है वो आगे बढ़ता है तथा अमाशय में प्रवेश करता है। तो ऑइसोफेगस से जो आपका भोजन है वो कहाँ पे आ जाएगा? अमाशय या स्टोमक में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमाशय। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भोजन का क्या होता है? पाचन क्रिया, जो वास्तविक पाचन क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। आमाशय में भोजन का जो वास्तविक पाचन है, अर्थात जो पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? आपके आमाशय से, स्टोमक से हो जाती है, ठीक है ना। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो जठर रस का स्रावण करती हैं। देखो आमाशय की जो भित्ति होती है ना, उसमें पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है जी आपके लिए। कौन सी ग्रंथि पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो जठर रस, इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती हैं, ठीक है ना। अब जो जठर रस है, अब इस जठर रस का क्या कार्य होता है? जठर रस जो जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया गया है, जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा के स्रावण को उत्तेजित करता है। अब ये जैसे जठर रस आपका स्रावित होगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसे बोलते हैं हम पेप्सिन और श्लेष्मा के स्रावण को उत्तेजित कर देता है, ठीक है ना, एक्साइटेड कर देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है भोजन को अम्लीय बनाता है या एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। जैसे बात करते हैं जो आपका जठर रस होता है ना, तो सबसे पहले ये क्या कार्य करता है? सबसे पहले ये कार्य करता है कि जो आपके जो HCl की, अर्थात इसमें कुछ ऑक्जेंटिक सेल्स पाई जाती हैं, आमाशय में कुछ ऑक्जेंटिक सेल्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? HCl का स्रावण करती हैं। किसका स्रावण करती हैं? HCl का स्रावण करती हैं और यह HCl भोजन को अम्लीय बनाता है, अर्थात एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, ठीक है ना। समझ में आ गया पहला पॉइंट? तो पहला पॉइंट में HCl का श्रवण करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है आपका HCl की उपस्थिति में जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है वो सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल जाता है। अब दूसरा जो, जैसे ही जठर रस ने HCl को उत्तेजित कर दिया, ठीक है ना, अब जो HCl क्या करेगा? अब जो HCl क्या करेगा कि इस आमाशय में सक्रिय अवस्था में एक पेप्सिनोजन एंजाइम है। कौन सा है? पेप्सिनोजन एंजाइम है। और यह पेप्सिनोजन एंजाइम HCl की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा? पेप्सिन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पेप्सिन में बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भाई आपके लिए, ठीक है ना। अब यह पेप्सिन एंजाइम, अब ये पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य होता है कि जो देखो सबसे पहले पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में बदल गया, क्लियर है। अब यह पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन होती है, प्रोटीन को किस में बदल देगा? प्रोटियोज या पेप्टोन्स में बदल देता है। ये आपको इम्पोर्टेंट, ये आपका ध्यान रख देना है, ध्यान रखना है कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को किस में बदल देता है? प्रोटियोज या पेप्टोन्स में बदल देता है। ये आपको ध्यान रखना है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को प्रोटियोज एवं पेप्टोन्स
वो पेप्टाइड में बदल देता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। पहला होगा आपका HCl, दूसरा है आपका पेप्सिन एंजाइम, और तीसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है श्लेष्मा। श्लेष्मा इसका कार्य क्या होता है, जो आपका HCl का श्रवण किया जाता है ना, अब यह HCl अम्लीय होता है ना, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। अम्लीय HCl से आमाशय की भित्ति HCl से आमाशय की जो भित्ति है, भित्ति को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर देता है, ठीक है ना। तो वो कौन करता है, श्लेष्मा ही करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, श्लेष्मा का श्रवण कम हो जाता है। जब श्लेष्मा का श्रवण कम हो जाता है तो आपका जो HCl है ना, वो आमाशय की भित्ति को थोड़ा क्षतिग्रस्त कर देता है, या कह सकते हैं इसको एक तरीके से एसिडिटी की समस्या बन जाती है। एक तरीके से क्या बन जाती है, जो एसिडिटी की समस्या बनती है ना, वो किसके कारण बनती है, वो HCl के कारण ही बनती है। जब श्लेष्मा कम हो जाता है ना, तो HCl क्या करता है, HCl के द्वारा ही क्या बनती है, एसिडिटी की समस्या बनती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था कि जो अमाशय है ना, ये आपका अमाशय वो कहाँ पे खुलता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपका पूरा का पूरा ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है ना। अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। जो आपका अमाशय में जो पचा हुआ भोजन है या पचित भोजन है, वो कहाँ पे रहता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है ना। छोटी आंत इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करता है। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा, और वसा का पाचन होगा, ठीक है ना। तो इसके पाचन के लिए जैसे यकृत से आपका कुछ पित्तरस आता है, और आपका बात करें अग्नाशय से अग्नाशी रस आता है। तो ये इसके पाचन में या इनके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे आमाशय से। नेक्स्ट है आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है, क्योंकि वहाँ पे HCl का श्रवण हुआ ना, आमाशय में HCl का श्रवण हुआ, जिसके कारण जो भोजन है वो कैसा हो गया था, अम्लीय भोजन हो गया था। और अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया के लिए उसे क्षारीय माध्यम बनाया जाता है। अब जब अग्नाशय के द्वारा जो अग्नाशयी रस आएगा या अग्नाशयी एंजाइम आएंगे, तो वो केवल क्षारीय माध्यम में ही काम करते हैं, अम्लीय माध्यम कार्य नहीं करते हैं। तो इसके लिए भोजन को कैसा बनाया जाएगा, क्षारीय बनाया जाएगा। यकृत से स्रावित जो पित्तरस है, इस कार्य को करता है। तो यकृत के द्वारा जो स्रावित पित्तरस है ना, जो हमने पढ़ा था गोल ब्लेडर यानी कि जो पित्ताशय था, वहां से आपका क्या आता है, पित्तरस आता है, जो इस भोजन को, अम्लीय भोजन है, उसको क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है अग्नाशयी रस का श्रवण कर। देखो बात करते हैं यकृत का पित्ताशय होता है, सॉरी यकृत का पित्ताशय होता है जो पित्तरस का श्रवण करता है, और अग्नाशय का अग्नाशयी रस का श्रवण करता है। जो अग्नाशय है वो आपका अग्नाशयी रस का श्रवण करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रोटीन पाचक एंजाइम। देखो इसमें जो अग्नाशय में है आपका प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, या अग्नाशयी रस में आपका प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, वो होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। वसा के पाचन के लिए इसमें लाइपेज एंजाइम होता है। क्या होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए इसमें एमाइलेज होता है। क्या होता है, एमाइलेज होता है। ये 3 एंजाइम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे जो प्रोटीन, हमने देखा था अमाशय में जो प्रोटीन थी, अमाशय में जो प्रोटीन थी वो किस में बदल गई थी, ध्यान है आपको। अमाशय के अंदर जो प्रोटीन थी वो किस में बदल गई थी, ध्यान है आपको। तो जो आपकी अमाशय में प्रोटीन थी, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, अमाशय में जो प्रोटीन थी वो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किस में बदल गई थी, प्रोटियोज या पेंटोज में बदल गई थी। किस में बदल गई थी, प्रोटियोज, पेंटोज, या कह सकते हैं पेप्टाइड में बदल गई थी, ठीक है ना। अब जो प्रोटियोज या पेंटोज है, अब जो प्रोटियोज या पेंटोज है, ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में डाईपेप्टाइड में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, डाईपेप्टाइड्स में बदल जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे वसा की, फैट, क्योंकि बात करते हैं अमाशय में वसा का पाचन नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है लाइपेज एंजाइम होता है। क्या होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, जो वसा को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। किस में बदल देता है, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में बदल देता है।
नेक्स्ट आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए क्या पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड और डाइसैकेराइड फिर मोनोसैकेराइड एक सरल शर्करा में बदल जाता है। तो 3 एंजाइम आपको ध्यान रखने हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेस्टाइन जूस। इसके द्वारा जो आपका छोटी आंत होती है ना, उसकी जो आंतरिक भित्ति होती है उसके द्वारा एक इंटेस्टाइन जूस का श्रवण किया जाता है, ठीक है ना। जैसे इसमें बात करते हैं, इसमें जो डाइपेप्टाइड्स होता है, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे जो डाइपेप्टाइड है वो किस में बदल जाता है, एमिनोम्स में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, एमिनोम्स में बदल जाता है। और जो माल्टोज जो आपका कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा था वो आपका ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है ना। और जो वसा होती है वो आपका वसा अम्ल। देखो वसा की बात करते हैं तो यहाँ जो आपकी छोटी आंत होती है ना, इसमें थोड़ी बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में इसका खंडन होता है। जैसे कि जो वसा है ना, अब ये वसा है कि छोटे छोटे इमल्सीकृत वसा के टुकड़ों में टूट जाती है, क्योंकि इसका पाचन थोड़ा कठिन होता है, ठीक है ना। तो आगे जाकर ये वसा है वो किस में बदल जाती है, वसा अम्लोग्लिसरॉल में बदल जाती है। थोड़ा अन्य की तुलना में जो वसा का पाचन है वो थोड़ा जटिल है, ठीक है ना। अब जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जितने भी जो आपके जटिल अणु होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और लाइपेज है। जैसे आपका प्रोटीन किस में बदल गया, एमिनोम्स में बदल गया, ठीक है ना। और जैसे हम बात करते हैं वसा की, तो वसा किस में बदल गया, वसा मतलब ग्लिसरॉल में बदल गया। और हमने लिया था कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया, कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में बदल गया। अर्थात जितने भी जटिल अणु थे वो सरल अणुओं में खंडित हो चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो पचित भोजन है, डाइजेस्टिव फूड है, वो आंत्र की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लेती है। अर्थात जो आंत्र है ना, इसकी भित्ति के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्त पाए जाते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आंतरिक भित्ति है ना या आंतरिक स्तर है, उसमें बहुत सारी अंगुली के समान संरचना पाई जाती है, ठीक है ना, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। तो जो प्रवर्त होते हैं इनको क्या बोलते हैं, दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं, ठीक है ना। अब इनकी बात करते हैं तो इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, जो आपका पचित भोजन है ना उसको अवशोषित करती रहती हैं। क्या करती हैं, अवशोषित करने का कार्य करती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यह दीर्घरोम भोजन को अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। तो ये दीर्घरोम क्या करते हैं, भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद इस भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया पाचित भोजन, लेकिन कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है जो लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि बिना पचा हुआ भोजन होता है वो बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, बृहदान्त्र में या लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और वहाँ से इसको एनएस के द्वारा इसको इस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। जो आपका एनएस होता है इसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से जो मानव में पाचन तंत्र की प्रक्रिया है वो चलती है, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्वसन, रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो वायुमंडलीय O2, जो बाहर की जो वायु होती है, बाहर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 गैस के आदान प्रदान की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि O2 तथा CO2 का जो आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, उसको क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। हम बात करेंगे कि CO2 किस प्रकार से बनती है, आगे जाकर बात करेंगे, ठीक है ना, बहुत ही विस्तृत तरीके से। बस आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को याद कर लेना है कि O2 तथा CO2 गैस के जो आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं, श्वसन, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि नॉन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, स्पंज है, सिलेंट्रेटा है, कुछ चपटेकृमि, ठीक है ना। और कुछ और भी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कीटों की बात करते हैं।
जैसे कीटों की बात करते हैं तो कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वास नली के द्वारा होता है। जैसे कि मानव की बात करें तो मानव में क्या पाए जाते हैं? लंग्स पाए जाते हैं। उसी प्रकार से जो कीटों में श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? श्वास नली ट्रैकिया के द्वारा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है जलीय जीव। कोई भी जलीय जीव हो सकता है। ठीक है ना। तो उसमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? गिल्स या क्लोम के द्वारा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है टैडपोल। टैडपोल की बात करते हैं, जैसे मेढक का टैडपोल हो सकता है, मछली का टैडपोल हो सकता है। तो जो टैडपोल होता है वो किसके द्वारा श्वसन करता है? वो करता है गिल्स के माध्यम से। क्या करता है? श्वसन करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है मेढक। मेढक होता है वो किसके द्वारा श्वसन करता है? मेढक है आपका स्किन के द्वारा भी श्वसन करता है और लंग्स के द्वारा भी श्वसन कर सकता है। ठीक है ना। तो इतना आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो अब हम बात करेंगे कि मनुष्य में या मनुष्य का श्वसन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना होता है और किस तरीके से यह कार्य करता है। तो इसके बारे में विस्तृत तरीके से बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम श्वसन के ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो श्वसन में भाग लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे नोस्ट्रल्स, जो आपके नासाद्वार होते हैं ना, नोस्ट्रल्स होते हैं जिनके द्वारा हम श्वसन लेते हैं। तो ये हो गया आपके नोस्ट्रल्स। फिर आता है नासल पैसेज, ये होता है आपका नासल पैसेज। ठीक है ना। इसके बाद आता है फेरिंग्स। इसके बाद ये इपिग्लोटिस होता है। इपिग्लोटिस के जस्ट नीचे ये क्या होता है? आपका फेरिंग्स होता है, ग्रसनी होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये होता है आपका लैरिक्स। लेग्स के जस्ट नीचे ये क्या होता है? ये होता है आपका ट्रैकिया। इसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं या ओरोस्थो भी, हिंदी में इसको ओरोस्थी बोलते हैं। ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको ओरोस्थी बोलते हैं। ठीक है ना। और इसके अन्य नाम जैसे विंड पाइप है, ट्रैकिया है। ठीक है ना। इसके ऊपर देखो इस प्रकार से कुछ रिंग टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस तरीके से इस पर रिंग टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो इनको क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, जो आपका ट्रैकिया है ना, विंड पाइप है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। दो भागों में डिवाइड हो जाता है, या कह सकते हैं दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। दो शाखाएं, ये कौन सी शाखाएं होती हैं? ये होती हैं ब्रांची। क्या होती हैं ये? ब्रांची या ब्रांचस। ठीक है ना। अब ये दोनों ब्रांचेस किस में प्रवेश करती हैं? आपके लंग्स में प्रवेश करती हैं। कहाँ पे प्रवेश करती हैं? ये लंग्स में प्रवेश करती हैं। और यह ब्रांची आगे जाकर बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारी शाखाओं में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। और इनको क्या कहते हैं? ब्रांचियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांचियोल्स, या कह सकते हैं श्वसनिकाएं। ठीक है ना। अब इन ब्रांचियोल्स के सिरों पर देखो, इस तरीके से मैंने इसमें दर्शाया गया है, इस तरीके से सिरे पर बहुत सारी एक संरचना होती है, फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्विलाई या कूपिकाएं कहते हैं। कूपिकाएं होती हैं ना, ये आप इस तरीके से मान लो कि जो अंगूर का गुच्छा होता है ना, उस तरीके से यह पाई जाती हैं, गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो ये होते हैं ऑर्गन्स जो श्वसन में भाग लेते हैं। ठीक है ना। अब हम इसकी प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से श्वसन होता है और किस तरीके से जो ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स की बात करते हैं तो नॉस्ट्रल्स जो जिन्हें हम हिंदी में नासाद्वार बोलते हैं। मानव की बात करें तो मानव में एक जोड़ी नासाद्वार या नोस्ट्रल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। नोस्ट्रल्स के द्वारा क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को या अंदर की ओर लेते हैं। लेकिन ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं ना, तो हमारी जो नोस्ट्रल्स होती है इसमें छोटे छोटे हल्के हल्के बाल होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य यह होता है कि जब हम श्वसन लेते हैं, श्वसन के रूप में जब वायु लेते हैं ना अंदर, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। और बात करें तो इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये उनको एक तरीके से फ़िल्टर करने का कार्य करता है। क्या करता है? फ़िल्टर करने का कार्य करता है। तथा इसके साथ साथ इसमें कुछ श्लेष्मा भी होता है। श्लेष्मा के द्वारा भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इससे चिपक जाते हैं, जिसके द्वारा जो अंदर जो प्रवेश करने वाली जो हवा है ना, वो कैसी होती है? प्योर हो जाती है। कैसी हो जाती है? प्योर हो जाती है। तो यहाँ से होने के बाद ये नासल पैसेज में आती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जो वायु है वो आपके नासल्स पैसेज से, नासल पैसेज से कहाँ पे आती है? इपिग्लोटिस के पास में आती है। तो इपिग्लोटिस की बात करें तो इपिग्लोटिस जैसे हवा आती है ना, तो इपिग्लोटिस क्या कर लेता है?
एपिग्लोटिस जो विंड पाइप होती है उसको एक तरीके से खोल देता है और जो फूड पाइप होता है उसको बंद कर लेता है। तो जिसके द्वारा जो आपकी हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो कहाँ पे प्रवेश कर जाती है? वो आपके अंदर फेरिंग्स में आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है? फेरिंग्स में, ग्रसनी आ जाती है, ठीक है ना? फेरिंग्स में आने के बाद अब जो वायु है वो कहाँ पे आ जाएगी? लैरिंग्स में आएगी, कंठ द्वार जिसको क्या बोलते हैं? कंठ भी बोलते हैं। तो यहाँ से कंठ लैरिंग्स में आती है। लैरिंग्स के बाद जो आपकी वायु है ना वो कहाँ पे प्रवेश करती है? वो प्रवेश करती है विंड पाइप या ट्रैकिया में प्रवेश करती है। अब ट्रैकिया की बात करते हैं तो ट्रैकिया एक नलिकाकार संरचना होती है जिसके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज पाए जाते हैं। अब ये क्यों पाए जाते हैं? इनकी बात करते हैं जो रिंग रिंग ऑफ कार्टिलेज की, तो ये रिंग के आकार के होते हैं जो जो ट्रैकिया के ऊपर ऊपर एक राउंड आकार में पाए जाते हैं, ठीक है ना? गोल गोल आकार के रूप में पाए जाते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि जो आपकी विंड पाइप है उसको एक तरीके से पिचकने से या कह सकते हैं इसको सिकुड़ने से बचाने का कार्य करते हैं। अगर ट्रैकिया सिकुड़ गई या पिचक जाती है तो हमें श्वसन लेने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इस पे रिंग ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है जो इसकी जो आकृति है या इसका आकार है उसको बनाए रखने का कार्य करता है। ये कार्य किसका होता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज का होता है जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? अब बात करते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया की बात करते हैं तो यह 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। इन शाखाओं को क्या बोलते हैं? इन शाखाओं को बोलते हैं ब्रांची, श्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन शाखाओं को बोलते हैं ब्रांची, श्वसनी। और ये दोनों शाखाएँ कहाँ पे प्रवेश करती हैं? लंग्स में प्रवेश करती हैं। ये आपका लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं, तो ये लंग्स में क्या क्या करती हैं? दोनों शाखाएँ प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है ना? अब बात करते हैं श्वसनी। श्वसनी के बाद आती है आपकी ब्रांचियोल्स। अब ये ब्रांचियोल्स होती हैं आपकी, ये वाली क्या है? ये ब्रांचियोल्स हैं। ये बहुत सारी ब्रांचियोल्स में डिवाइड हो जाता है। बहुत सारी जो ब्रांचियोल्स है श्वसनिकाओं में, उनमें डिवाइड हो जाता है। अब इन श्वसनिकाओं के जो ऊपर देखते हैं तो गुच्छे समान कुछ संरचना पाई जाती हैं। बहुत सारी गुच्छे समान संरचनाएं पाई जाती हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है ना? तो इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। ये अंगूर के गुच्छे के समान पाई जाती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कूपिका कहते हैं, ठीक है ना? तो जो ऑक्सीजन है या जो हवा है, वायु है, वो कहाँ पे प्रवेश करती है? वो ब्रांची के माध्यम से, ब्रांचियोल से होती हुई इन कूपिकाओं में आ जाती है। जो आपकी ऑक्सीजन है या हवा है वो कहाँ प्रवेश करती है? वायु है वो कहाँ पे प्रवेश करती है? वो इन कूपिकाओं में प्रवेश करती है। कूपिकाओं में आने के बाद इसको हम और भी विस्तार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो पहले इसको समझ लेते हैं कि श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है, फेफड़ों की बात करते हैं, लंग्स की बात करते हैं, तो वो क्या होती है? कूपिका होती है, एल्वियोलाई कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? हम बात कर रहे थे कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे आ गई आपकी? वो आ गई आपकी एल्वियोलाई, कूपिका में आ गई, ठीक है ना? कूपिका होती है वो पूर्ण रूप से भर जाती हैं हवा के द्वारा या इस ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है ना? अब हमने क्या किया, जो आपके एल्वियोलाई थी, जो फेफड़ों के अंदर या फुसफुस के अंदर जो एल्वियोलाई थी, उसमें से क्या किया हमने? एक एल्वियोलाई को हमने बाहर निकाला इस तरीके से। तो ये क्या है? आपकी एल्वियोलाई है, ठीक है ना? जैसे बहुत बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये, ठीक है? तो हमने क्या किया, वहाँ से एक एल्वियोलाई को या कूपिका को उठाया और इस तरीके से रख लिया, ठीक है ना? तो ये कूपिका है। अब इसमें इसके बाहर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, ठीक है ना? ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, ठीक है ना? अब क्या होता है कि जैसे ही जो वायु है या ऑक्सीजन है वो आपके एल्वियोलाई में आई। अब एल्वियोलाई में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। इन ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे आ जाती है? वो आपकी वेन्स में आ जाती है। ये क्या होती है? आपकी वेन्स, स्राएँ होती हैं, स्राव में आ जाती है। स्राव में आने के बाद देखो यहाँ से आप बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो इसी में क्यों आती है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि जो कूपिकाएँ होती हैं ना, इनमें प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जो ऑक्सीजन का प्रेशर है ना वो बढ़ जाता है, लगभग इसमें 104 mmHg हो जाता है। जब प्रेशर अधिक हो जाएगा तो भाई जो वायु है वो आगे तो जाएगी ना, तो आगे जाएगी तो, और जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो 40 mmHg होता है, ठीक है ना? तो इसी प्रेशर की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन आपके वेन्स में प्रवेश कर जाती है।
वेन्स में प्रवेश कर जाती है, जो आपके हीमोग्लोबिन्स के साथ जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो जो हीमोग्लोबिन्स के साथ जुड़कर ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है, आप जानते हैं, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन वो वेन्स के माध्यम से आपके कहाँ पे आती है, हार्ट में आती है। और हार्ट में आने के बाद, जैसे आपका हार्ट में इसके लिए हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हार्ट में आने के बाद जो एरोटा होता है, महाधमनी होती है, इसके द्वारा पूरे शरीर में इस ब्लड को, जो ऑक्सीजनित जो ब्लड है ना, उसको शरीर के विभिन्न भागों में या विभिन्न अंगों में इसको क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है। किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा इसको पंप कर दिया जाता है, ठीक है ना। जो आपकी आर्टरी है या एरोटा है, इसके द्वारा इसको शरीर के विभिन्न भागों में, अंगों में इसको पंप कर दिया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारी कहाँ पे आती हैं, हमारी कोशिकाओं में आती है। जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे आ जाती है, आपकी कोशिकाओं में आ जाती है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमने पढ़ा था उस समय आपको मैंने बताया था कि भोजन का पाचन होने के बाद जो आंत्र की दीवारों के द्वारा, जो इंटेस्टाइन की जो बॉल थी, उसके द्वारा उसको, जो फूड था उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा था। और वो कहाँ पे जा रहा था, जो फूड था वो कहाँ पे जा रहा था, वो आपके जा रहा था प्रत्येक कोशिका की, प्रत्येक शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में उस फूड को भेज दिया जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पहले से ही क्या है, ग्लूकोज है, पचित भोजन क्या है, ग्लूकोज है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन आती है तो उस ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। ये प्रक्रिया कहाँ पे चलती है, कोशिका द्रव्य में चलती है, ठीक है ना। अब इसी को हम समझेंगे कि डायग्राम के द्वारा समझेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, ये वो डायग्राम है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जी। तो ऑक्सीजन वो कहाँ पे आती है, आपके कोशिका द्रव्य में आती है। और कोशिका द्रव्य में क्या है, ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज का जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है, क्या होता है, विखंडन होता है। इसके फॉर्मूला की बात करते हैं तो C6H12O6 होता है, ठीक है ना। अब ग्लूकोज का विखंडन होगा, तो ग्लूकोज का विखंडन होने के बाद क्या बनता है, पायरुवेट अम्ल बनता है। 3 कार्बन अणु वाला क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। अब पायरुवेट की बात करते हैं, पायरुवेट अम्ल की बात करते हैं, तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनाता है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है, ये यीस्ट में होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो पायरुवेट अम्ल होता है, यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनएरोबिक श्वसन कहते हैं। एनएरोबिक श्वसन करते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब जो पायरुवेट अम्ल होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे कि मनुष्य की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाता है, CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा बनाता है, ठीक है ना। तो जो प्रक्रिया है ये कहाँ पे चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। और किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एरोबिक श्वसन बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब एक और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन का अभाव। जैसे मान के चलते हैं पायरुवेट अम्ल आपकी बॉडी में बन गया। अब पायरुवेट अम्ल बन गया तो कभी कभी क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारी पेशी कोशिकाओं में प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाती। जैसे हम बात करते हैं, एक्सरसाइज करें, तीव्र गति से एक्सरसाइज करें या रनिंग करें, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मात्रा में आपकी पेशी कोशिकाओं तक नहीं पहुँच पाती है। जब हमारी प्रॉपर मात्रा में पेशी कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका लैक्टिक अम्ल बन जाता है, प्लस ऊर्जा बनती है। अब जो लैक्टिक अम्ल होता है ना, अब लैक्टिक अम्ल होता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती है उनमें दर्द होता है। अब दर्द किसके कारण होता है, इसी लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, ठीक है ना। तो नहीं पहुंच पाती है, क्लियर है, ठीक है ना। पायरुवेट अम्ल किसमें बदला था, CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा की बात करते हैं। और जो ऊर्जा है ना, यह ऊर्जा ATP के रूप में शरीर की सभी क्रियाओं के लिए एक तरीके से फ्यूल का कार्य करती है, ठीक है ना। और यहाँ पे बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे बनी है, आपके कोशिका द्रव्य में ही तो बनी है,
कहाँ पे बनी है, कोश कात्रप में। तो O2 आया, O2 ने क्या किया, ग्लूकोज का विखंडन किया, पायरुवेट अम्ल बनाया। पायरुवेट अम्ल की बात करें, इसका विखंडन हुआ। विखंडन किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति के बाद CO2 बना, जल बना, ऊर्जा बनी। ऊर्जा तो किसके काम आ गई, ये हमारी सभी क्रियाओं के लिए फ्यूल का कार्य करती है। लेकिन बात करें ये CO2, ये क्या है, वो एक अपशिष्ट गैस है ना, इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकाला तो यह मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो CO2 की बात करें तो यह शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है ना। अब CO2 बन गई, अब इसको वेन्स के माध्यम से, किसके माध्यम से, वेन के माध्यम से, स्राव के माध्यम से कहाँ पे लाया जाता है, इसको लाया जाता है आपके हार्ट में। हार्ट में लाया जाता है, और हार्ट में लाने के बाद इसको आर्टरी के माध्यम से कहाँ पे लाया जाता है, आपकी कूपिकाओं में आती है, कूपिकाओं से आपके फेफड़ों में आती है ना। फेफड़ों में ये है आपकी CO2 रहती है, और फेफड़ों में आने के बाद वही प्रोसेस चलती है। फेफड़ों के आने के बाद इसे सही से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं निःश्वसन, ठीक है ना। श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है। और श्वास को अंदर लेना अब क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन कहलाता है, ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा 1-2 बार देखोगे ना तो आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। संचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। इसके अंतर्गत हम हार्ट पढ़ेंगे। हार्ट की बात करते हैं तो ये संरचना है हार्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है, और हम इसको बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ेंगे। सिर्फ आपको देख कर ही इसको ये आपको याद होने वाला है, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप किया तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में, परिसंचरण तंत्र की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है ना। मनुष्य में O2 व CO2 पोषक पदार्थ हो गए, उत्सर्जित पदार्थों तथा स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने तथा लाने वाले तंत्र को रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि जैसे O2 है, CO2 है, पोषक पदार्थ हो गए आपके, उत्सर्जित जो आपका वेस्ट मटेरियल है, या कोई स्रावी पदार्थ है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इसका कार्य सिर्फ ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इतना आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मानव परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यह एक पेशीय अंग है। कैसी है, यह एक पेशीय अंग होता है, पेशियों से बना हुआ होता है, ठीक है ना, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। इस तरीके से जो आपकी मुट्ठी होती है ना, इस तरह की आकृति का होता है, तथा यह रुधिर को पूरे शरीर में पंप करने का कार्य करता है। देखो अगर आपसे वैसे ही पूछ ले कि जो आपका हृदय है इसका कार्य क्या होता है, तो आप इसका कार्य यही बताएंगे कि यह हमारे शरीर में रुधिर को पंप करने का काम करता है, अर्थात प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है ना। जो आपका ब्लड है ना, उसको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, वो आपका हार्ट ही करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में, इसके डायग्राम के बारे में, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका हार्ट का डायग्राम, ठीक है ना। हार्ट के डायग्राम में सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी पल्मोनरी वेन्स होती हैं, क्या होती हैं, पल्मोनरी वेन्स होती हैं, जो आपके हार्ट में रुधिर को लाने का कार्य करती हैं। जो ब्लड है ना, इसको लाने का कार्य कौन करती हैं, वो करती हैं आपकी पल्मोनरी वेन्स। अब ये पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आती हैं, इनकी बात करते हैं तो ये पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ये आपके फेफड़े होते हैं, फुसफुस होते हैं, उनसे अटैच होती है, और वहाँ से ऑक्सीजन को लेकर आती हैं। तो वहाँ से ऑक्सीजन को लेकर आती हैं, जैसे हम बात करते हैं इस तरीके से, ये होती है आपकी पल्मोनरी वेन्स। ये बिल्कुल आपके फुसफुस है या फेफड़े उससे अटैच होती है। इस तरीके से आपके जो ब्लड है ना, वो इस तरीके से लेकर आती हैं, ठीक है ना, और ये आपके हार्ट में ले आती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो जैसे ही आपका जो ब्लड है वो कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम, बाया आलिंद में आ जाता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद जब यहाँ पे प्रेशर बनता है तो वो कहाँ पे आ जाता है ब्लड,
लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है। कहाँ पे आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है, जिसे हम बायां आलन बोलते हैं। और जो आपके जो मिट्रल वॉल्व होते हैं ये बंद हो जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो आपका ब्लड है ना वो वापस ना चला जाए, इसलिए जो मिट्रल वॉल्व होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक है ना। अब जो बायां निला होता है यहाँ से इस ब्लड को कहाँ पे भेज दिया जाता है? शरीर के प्रत्येक कोशिका में या प्रत्येक ऑर्गन्स में भेज दिया जाता है। किसके माध्यम से भेजा जाता है? ये महाधमनी अorta के माध्यम से भेज दिया जाता है। अब ये शरीर के विभिन्न भागों में ये आपका ब्लड चला गया। ठीक है ना। अब क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में जाने के बाद वहाँ से प्रत्येक कोशिका में जाएगा। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है। हमने पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि ऑक्सीजन के द्वारा जो ग्लूकोज है उसका विखंडन होता है। विखंडन होने के बाद क्या बनता है? CO2 बनती है। अब इस CO2 को कौन लेकर आता है? वेन्स लेकर आती हैं। जो सिराएं होती हैं इस जो CO2 को या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो आपका ब्लड है ना उसको लाने का काम कौन करती हैं? वेन्स करती हैं। और कहाँ पे लेकर आती हैं? वापस इसको लेकर आती हैं इस तरीके से, इधर से भी लेकर आती हैं। कहाँ पे लेकर आती हैं? आपके राइट एट्रियम में लेकर आती हैं। कहाँ पे लेकर आती हैं? राइट एट्रियम में वो ब्लड है वो स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद फिर आपके यहाँ पे होते हैं ट्राइकप्सिड वॉल्व होते हैं। जो ट्राइकप्सिड वॉल्व होते हैं वो प्रेशर होने के कारण ये क्या हो जाती है? खुल जाती हैं। और जो ब्लड है वो कहाँ पे आ जाता है? राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। कहाँ पे आता है? राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। और यहाँ से इस ब्लड को पुनः कहाँ पे भेज दिया जाता है? फेफड़ों की तरफ या फुसफुस की तरफ या फेफड़ों से वो लंग्स की तरफ इस ब्लड को भेज दिया जाता है। तो ये प्रक्रम इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है ना। तो वेंट्रिकल्स की बात करते हैं तो ये बहुत ही इनकी भित्ति बहुत मजबूत होती है, जिसके द्वारा ही तभी ये ब्लड को क्या करता है? एक तरीके से पंप कर सकता है। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका हार्ट काम करता है। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आ जा? पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से आपका लेफ्ट जो एट्रियम में आ जा, फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जा, यहाँ से आपके शरीर में पूरे शरीर में चला गया। पूरे शरीर से जो आपका ब्लड है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है वो कहाँ पे आता है? आपका राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के बाद फिर आपका राइट वेंट्रिकल्स में आता है। वेंट्रिकल्स के बाद इसको कहाँ पे भेज दिया जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से फेफड़ों में भेज दिया जाता है। वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको पृथक कर लिया जाता है और इसके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया इस तरीके से चलती है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अब आपका सेकंड पॉइंट है, ब्लड। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड की बात करते हैं तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है अतः कनेक्टिंग टिश्यू होता है। ये हमारे शरीर को जोड़े रखने का कार्य करता है। ठीक है ना। जिसमें प्लाज्मा एवं रुधिर कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से वितरित होती है। इसमें कुछ प्लाज्मा तो पाया जाता है लेकिन इसके साथ साथ कुछ ब्लड कार्पल्स पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी ब्लड कार्पल्स पाई जाती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 प्रकार की ब्लड कार्पल्स पाई जाती हैं। पहला है आपका RBC रेड ब्लड सेल्स कार्पल्स सेकंड है WBC वाइट ब्लड कार्पल्स और तीसरा है प्लेटलेट्स। ठीक है ना। बस आपको नाम याद रख लेने हैं कौन कौन सी इसमें कार्पल्स पाई जाती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स। तीसरा पॉइंट है ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये भी कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है ना। पहला है इसमें आर्टरीज धमनी की बात करते हैं तो ये रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाने का काम करती हैं। देखो आर्टरी का सिर्फ सिंपल सा कार्य याद कर लेना आप कि जो आर्टरीज होती हैं धमनियाँ होती हैं यह रुधिर को जो आपका ब्लड है ना हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करती हैं। कौन करती हैं? आर्टरीज करती हैं। नेक्स्ट इसके विपरीत होता है वेन्स की बात करते हैं तो ये जो ब्लड होता है हमारे विभिन्न अंगों में जो ब्लड होता है ना उसको हृदय में लाने का काम करती हैं। कहाँ पे लाने का काम करती हैं? हृदय में लाने का कार्य करती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है कैपिलरीज। केशिकाओं के बारे में बात करते हैं तो ये विभिन्न पदार्थों का रुधिर एवं शरीर की कोशिकाओं के बीच विनिमय का कार्य करती हैं। यह पदार्थों का मतलब एक तरफ आपका पदार्थ है पदार्थों का रुधिर और शरीर की कोशिकाओं के बीच में क्या करता है? विनिमय का कार्य करती है, एक्सचेंज का कार्य करती है कैपिलरीज। ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रक्तदाब। ब्लड प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है?
किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा नापा जाता है? स्फाइगमोमैनोमीटर। ये आपको बिल्कुल रट लेना है। रक्तदाब को स्फाइगमोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है, नापा जाता है। नेक्स्ट है, पादपों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल एवं खनिज लवणों का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। इसलिए इसे जल संवहन ऊतक, वाटर कंडक्शन टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वाटर कंडक्शन टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पादपों में पर्ण में बनने वाला खाद्य पदार्थ, जो आपका पत्तियों में जो बनने वाला भोजन है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाला जो भोजन है, उसका स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा किया जाता है। पौधे की प्रत्येक अंगों में, प्रत्येक भागों में जो भोजन का परिवहन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो आपका फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना। और मैंने आपको बिल्कुल समझाने का प्रयास किया है, सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। बस आपको देखो, हार्ट की बात करते हैं तो ये आपको बिल्कुल बस आपको माइंड पे रखना है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है इसके बारे में, सिर्फ आपको माइंड में याद रख लेना है और आप उसी से आसानी से बनाकर इसमें से लिख सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित जो अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कि आपकी जितनी भी मेटाबॉलिज्म क्रिया हैं, उनके होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, वेस्ट मटेरियल बनता है ना, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है ना, इसको शरीर से बाहर निकालने को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन, एक्सक्रीशन कहते हैं। तथा सामूहिक रूप से उत्सर्जी अंगों को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उसकी बात करेंगे और इसके डायग्राम है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी, वन पेयर क्या होती है? किडनी होती है। एक मूत्र वाहिनी इसको बोलते हैं यूरेटर, एक मूत्राशय होता है इसको ब्लैडर बोलते हैं, तथा एक मूत्र मार्ग होता है, ठीक है ना। तो ये उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख भाग होते हैं। इसके डायग्राम की बात करते हैं तो ये इसका डायग्राम होता है, ठीक है ना। अब देखो इस डायग्राम की क्रियाविधि जान लेते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है ना। इसमें जो आपकी किडनी होती हैं वो एक पेयर में होती हैं, जैसे एक किडनी ये रही और एक ये रही, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी राइट और ये होती है लेफ्ट किडनी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे आपकी बात करते हैं नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं जो एक दूसरे में धसे हुए रहते हैं, ठीक है ना। जो धसे हुए रहते हैं, अब जो ब्लड आने के बाद ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ पे चले जाते हैं? इस किडनी में चले जाते हैं, ठीक है ना। अब इस किडनी में क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है? इसका फिल्टर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको फिल्ट्रेट कर लिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है ना उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है? एक यहाँ पे संग्राहक होता है, मतलब जहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जिसे यूरिन कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाता है और इसको यहाँ से कहाँ पे भेज दिया जाता है? एक यूरेटर के माध्यम से, आपके ब्लैडर में भेज दिया जाता है और ब्लैडर में एकत्रित होने के बाद, इकट्ठा होने के बाद इसको कहाँ से यूरेथ्रा के माध्यम से सही से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इस तरीके से ये इसकी क्रियाविधि होती है, ठीक है ना। इसको और हम पढ़ेंगे तो समझ लेंगे, ठीक है ना। वृक्क में मूत्र जो यूरिन बना है ना, यूरिन बनने के बाद, यूरिन बन गया, बनने के बाद जैसे आपका यहाँ पे क्या हुआ है? आपका यूरिन बन गया, तो यूरिन बनने के बाद कहाँ पे आ जाता है? आपकी मूत्र वाहिनी यूरेटर में आ जाता है। यूरेटर में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है, ब्लैडर में आ जाता है तथा यहाँ एकत्रित रहता है जब तक मूत्र वहाँ से बाहर निकल नहीं जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूरिन, जो आपका मूत्र है वो किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आपका यूरिन बनता है। फुसफुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि फुसफुस में जो CO2 है वो रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आपका जो रुधिर आता है वेंस के माध्यम से और क्या कर लिया जाता है? यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है ना उसको यहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है वृक्क में आधारी निस्यंद एकक। देखो आधारी निस्यंद एकक इसको हम क्या बोल सकते हैं? नेफ्रॉन बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। क्या है ये? नेफ्रॉन। ये क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स।
नेफ्रॉन्स होते हैं बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में आधारी निश्चंद एकक होते हैं, एकक बोलते हैं आपके नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो एक प्रारंभिक पार्ट होता है जिससे बोलते हैं कोश का गुच्छ, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो केशिकाओं का एक जाल पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है? केशिकाओं का एक जाल पाया जाता है, जिससे हम डायग्राम से और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है जो किडनी में प्रत्येक केश का गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। जैसे बात करते हैं आपका वृक्क, देखो हम बात करते हैं, सबसे पहले आपने वृक्क पढ़ा, वृक्क के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं, वृक्काणु होते हैं। और वृक्काणु का जो प्रारंभिक भाग होता है वो होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से क्या होता है कि जो आपका ब्लड है वो फिल्ट्रेट हो जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो तो अंदर चला जाता है, इस जो बोमेन संपुट होता है उसमें एकत्रित हो जाता है। आकार के जो कप के आकार के सिरे के अंदर होता है, यह नलिका छने हुए यूरिन को एकत्रित करती है। जो बोमेन संपुट की बात करें, जो नलिका क्या होती है? बोमेन संपुट होती है। इसको वैसे डायग्राम से अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। और जो ब्लड है ना, सॉरी जो यूरिन है वो इस बोमेन संपुट में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निश्चंद एकक होते हैं, फिल्ट्रेट होते हैं, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन्स कहते हैं। प्रारंभिक निश्चंद जो प्राइमरी आपके फिल्ट्रेट होते हैं में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लवण प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं, क्योंकि जो आपका ग्लोमेरुलस है ना, इसके जस्ट ऊपर क्या रह जाते हैं? कुछ जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो तो रह जाते हैं, लेकिन जो आपका यूरिन है वो फिल्ट्रेट हो जाता है और बोमेन संपुट में आ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रभावित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्विशोषण हो जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका जो आपकी यूरेटर है में प्रवेश करता है। अब जो आपका जो यूरिन है वो कहाँ पे आ जाएगा? यूरेटर में आ जाता है, जो वृक्क को फिर आप मूत्राशय से जोड़ती है, फिर आपका यूरेथ्रा में आ जाता है, सॉरी यूरेथ्रा नहीं, ये आपका ब्लैडर में आ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? आपका ब्लैडर होता है, ब्लैडर से जुड़ती है। और जो ब्लैडर में मूत्र जो आपका यूरिन है वो भंडारित रहता है, और जब तक कि मूत्र मार्ग द्वारा बाहर ना निकाल दिया जाता है। तो जो मूत्र मार्ग होता है इस यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जो आपका डायग्राम ना स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था नेफ्रॉन के बारे में, तो कुछ सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपने किडनी देखी थी, जो आपका किडनी है ना, तो किडनी के अंदर जैसे हमने पढ़ा था इस तरह की, ये क्या होती है? आपकी किडनी है, किडनी है, ये आपका वृक्क है, ठीक है ना। अब इस वृक्क के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं, इस तरीके से ये एक दूसरे में धसे हुए रहते हैं, असंख्य रूप में होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक भाग होता है वो क्या होता है? ये होता है बोमेन संपुट। क्या होता है? प्रारंभिक भाग होता है बोमेन संपुट, और इसके जस्ट ऊपर एक केशिकाओं का जाल होता है। केशिकाओं का जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लड आएगा ना वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेट होगा, फिल्टर होने के बाद जो उपयोगी पदार्थ हैं तो वो तो यहाँ पे रह जाते हैं, लेकिन जो आपका वेस्ट मटेरियल यूरिन होता है वो इस बोमेन संपुट जो प्याले के समान संरचना होती है इसमें एकत्रित हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से और बात करते हैं जो ब्लड है वो किसके द्वारा लाया था? एफरेंट आर्टियोल्स, जो आपकी धमनी है उसके द्वारा इस ब्लड को लाया जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपका जो यूरिन है वो कहाँ पे चला जाता है? वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे जाता है? इस प्रकार से नलिकाओं में आ जाता है। इसमें जो जल है उसका भी अवशोषण कर लिया जाता है, और इसके अंतर्गत कुछ लवण हैं उनका भी अवशोषण कर लिया जाता है। के बाद इस तरीके से होता हुआ ये कहाँ पे आता है? यहाँ पे एकत्रित हो जाता है। जितने भी जो आपके नेफ्रॉन्स होते हैं वो सभी यहीं पे एकत्रित करते हैं अपने जो वेस्ट मटेरियल को, ठीक है ना। यहाँ से कहाँ पे चला जाता है? यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका चला जाता है मूत्र वाहिनी, जिसे हम बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर में चला जाता है, और यूरेटर के माध्यम से, यूरेटर से फिर आपका ब्लैडर में, ब्लैडर से आपका जो मूत्र मार्ग के द्वारा इस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपका उत्सर्जन तंत्र है वो इस तरीके से कार्य करता है, ठीक है ना। अब बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।